प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। पेट की क्लास चल रही है और पेट की क्लास के तहत आज हम लेके आए हैं आपके लिए पेट की 5वीं क्लास। और ये 5वीं क्लास आधारित है पेट के सिलेबस के हिसाब से। अगर हम देखें तो पहले पार्ट पर, तो पहला पार्ट क्या है अपना, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के तहत एक भाग हम पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता। 4 वीडियो बनी हुई हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि इन 4 वीडियो को ध्यान से देख लेना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो एक क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये तो हमको नहीं पता ना। तो इसलिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी अगर नंबर चाहिए तो। बाकी फुटकर में पढ़ाई करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेहनत करेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो इसी सीरीज के तहत आज की क्लास में पहले खंड का जो दूसरा भाग इन्होंने दिया हुआ है सिलेबस में, वो है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, हड़प्पा सभ्यता का पतन हमने देखा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद अचानक से हम भारत में क्या देखते हैं कि नगरीय व्यवस्था अचानक से समाप्त हो जाती है। और फिर जब दोबारा भारत का इतिहास शुरू होता है तो हम देखते हैं कि पूरी तरीके से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण व्यवस्था भारत में स्थापित है। ठीक है, और इस ग्रामीण व्यवस्था का पर प्रकाश हमको तब चलता है जब आर्य भारत आते हैं तब। तो अब इतिहासकारों में ये मतभेद है कि इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई। अचानक से गायब अगर हुई तो अचानक से पूरी सामाजिक व्यवस्था कैसे जो है ग्रामीण हो गई, या पूरी आर्थिक व्यवस्था कैसे ग्रामीण हो गई। तो ये तो वाद विवाद का विषय है, इस पर अभी और भी शोध होने हैं और होता रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद शुरुआत होती है एक अन्य सभ्यता की, जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। अब वैदिक काल, तो वैदिक काल को पढ़ने के लिए हम सीधे सीधे वैदिक काल को 2 भागों में बांट लेते हैं, या वैदिक काल को पढ़ने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो इसकी जो डेट दी गई वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि आर्य जब भारत में आए, यानी कि आर्यों, भारत वालों को जब आर्यों से वो परिचित हुए, तो वो डेट थी 1500 ईसा पूर्व। और जो ऋग्वैदिक काल चला वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो दूसरी व्यवस्था इसमें आती है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इन दोनों कालों को एक साथ मिला दें तो पूरी व्यवस्था को हम कहते हैं वैदिक काल। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इतना समझ में आ गया। अब ये जो विभाजन हम देख रहे हैं ना, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसके लिए 3 चीज़ों पर हमें पहले फोकस करनी होगी। पहला, सिंधु सभ्यता का पतन। तो अमूमन सिंधु सभ्यता समाप्त होते होते अभी इतिहास में हम ये पढ़ते हैं कि 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता एकदम से भारत में समाप्त हो गई। ठीक है, यानी नगर एकदम से खत्म हो गए और उनकी जगह फिर से गांव या ग्रामीण व्यवस्था हावी हो गई। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का पतन। और दूसरे पार्ट में देखें तो 1000 ईसा पूर्व में हमें होती है लोहे की प्राप्ति। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से ही 1000 ईसा पूर्व में भारत में पहली बार हमको मिलता है लोहा। और वहीं से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को बांटता है लोहा। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था और जैसे ही लोहा मिला तो काल हो गया उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। तो काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, हड़प्पा वालों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और उत्तर वैदिक काल जैसे शुरू होता है तो विभाजन भी इसी तरीके से हुआ है कि लोहे की प्राप्ति 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत भी 1000 ईसा पूर्व, यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा और ऋग्वैदिक काल, इन 2 सभ्यताओं के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोहे का ज्ञान हुआ 1000 ईसा पूर्व में, और इसी लोहे के मिलने की वजह से ही वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ये तो पुरातात्विक के आधार पर हो गया। दूसरे ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक जैसा कि नाम है, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी हमको केवल एक वेद से मिलती है और उस वेद का नाम है ऋग्वेद। तो 4 वेद हैं अपने पास, जिसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, हाँ,
जब ये ऋग वैदिक काल खत्म करेंगे तो उसके बाद चारों वेदों को देखेंगे, उनके ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, उनके आरण्यक और उनके उपनिषद। ठीक है, अभी यहाँ बीच में डालना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे नहीं डाला है। बस ये बता रहा हूँ, जो पहला वेद है अपना, जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद के आधार पर ही इस काल का नामकरण किया गया ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और डेट याद रख लेनी है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ठीक उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक, और 600 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है द्वितीय नगरी क्रांति की। द्वितीय नगरी क्रांति की शुरुआत 600 ईसा पूर्व में हुई, जो आज तक निरंतर चली आ रही है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है कि हम अभी वर्तमान में जिस नगरी क्रांति में हैं वो कौन सी नगरी क्रांति है? द्वितीय नगरी क्रांति। और पहली नगरी क्रांति कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल हुआ क्या, कुछ चीज़ें यहाँ देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक हैं, वो ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, वैदिक शब्द, जो इस सभ्यता का नाम पड़ा वैदिक काल, तो ये वैदिक शब्द आया कहाँ से, बना किससे? तो ध्यान रख लेना, वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, तो वेद का अर्थ ही है ज्ञान, और वैदिक शब्द किससे बना? वेद से। ठीक, अब जब आर्य आए तो वैदिक सभ्यता शुरू हुई। तो अब आर्य कैसा शब्द है, इसका अर्थ क्या है, ये देख लेना है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो भाषा सूचक है, ठीक है, आर्य जब आए तो वो संस्कृत बोलते थे, तो इसी आधार पर उनका भारत के लोगों से विभाजन था, इसलिए उनको आर्य कहा गया। तो वहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया गया कि आर्य जो संस्कृत भाषा का शब्द है वो जाति सूचक नहीं है, प्रजाति सूचक नहीं है, वो किसको व्यक्त कर रहा है? भाषा को, यानी भाषा सूचक शब्द है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। अब आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य के अर्थ के बारे में अगर आए तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, दो सबसे बेसिक पॉइंट है, पूरा ध्यान बना करके रखना है। वैदिक शब्द वेद से बना है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रख लेना है कि जैसे हड़प्पा वालों को तो लिपि का ज्ञान था, लेकिन समस्या ये है कि हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उनकी लिपि कैसी थी? चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक, बोलना जानते थे, भाषा तो थी, इनको भी लिपि का ज्ञान नहीं था। और हमने पीछे क्या पढ़ा, जब पूरे इतिहास का हमने बंटवारा किया तो 3 कालों में किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जहाँ ना हमको लिपि मिली है, न ही लिपि का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक, यानी कि मानव संकेतों द्वारा अपना काम चलाता होगा, लेकिन बोलना और लिखना बिल्कुल नहीं जानता था। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में आए, लिपि प्रकाश में आई, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके। और जैसे ही हम वैदिक सभ्यता में आते हैं, और वैदिक सभ्यता में पहला काल ऋग वैदिक काल, वहाँ भी हमारे पास यही समस्या है कि यहाँ इनको लिपि का ज्ञान नहीं है, केवल भाषा का ज्ञान है। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल को हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो अब लिपि का ज्ञान नहीं था, तो आगे ये अपने ज्ञान को पहुंचाते कैसे थे एक दूसरे तक? तो अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर तथा याद कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे। इतना समझ में आ गया? तो लिखना नहीं होता था, सिर्फ पढ़ना ही होता था। तो जो एक बार रट लेता था वो अगले को याद करा देता था। इस तरह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता रहा। ठीक है, अब सुन के ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, इसलिए जो वैदिक साहित्य हैं, ठीक, इनको एक नाम दे दिया गया, श्रुति साहित्य, यानी सुन करके लिखा हुआ। ठीक है, आगे चल के लिपिबद्ध हुआ, और जब लिपिबद्ध हुआ तो उसको नाम दे दिया गया श्रुति साहित्य, यानी कि पहले लिखा हुआ नहीं था। ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आगे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा, और फिर जब लेखन कला का विकास हुआ तो उसको लिख दिया गया, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया श्रुति साहित्य। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। वैदिक साहित्य को हम क्या कह सकते हैं? श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अब वैदिक साहित्य यानी वो 4 वेद, ठीक है, जब हम ये ऋग्वैदिक काल खत्म करेंगे तब उसकी वीडियो दूंगा। तो जो 4 वेद हैं अपने पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों को
भी वैदिक साहित्य कहा गया है और इनको ही हम दूसरा नाम हम दे सकते हैं संहिता। ठीक है, क्या समझ में आया पूरा? वैदिक साहित्य को हम श्रुति साहित्य भी कह सकते हैं, यानी सुन करके लिखा हुआ। और जो 4 वेद हैं, यानी जो वैदिक साहित्य, मुख्यतः तो यही 4 हैं, आगे चल के उसमें उनके ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर आरण्यक बने, फिर उपनिषद बने। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रख लेना है, श्रुति साहित्य और इन्हीं वेदों को हम चाहें तो संहिता भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन संहिता कौन सी है, यानी क्या पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। समझ में आया? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में था कि उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, वहाँ भी कुछ भी क्लियर नहीं था ना, वैसे ही यहाँ ऋग्वैदिक काल में भी कुछ क्लियर नहीं है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। सारे इतिहासकार अपना अपना मत इस पे व्यक्त करते हैं। तो कुछ हम लोग देख लेते हैं, 7-8 जल्दी जल्दी। तो सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने ऐसा बताया कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। ये सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता वाला जो क्षेत्र था, 7 नदियों का क्षेत्र, तो वहीं से आर्य आ गए भारत में, शहरी से हो गए ग्रामीण, ऐसा इन लोगों का मानना था। ब्रह्मर्षि देश, ठीक है, तो ब्रह्मर्षि देश के संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि पूरे भारत को वैदिक संहिताओं में कई नाम दिया गया है। गंगा यमुना दोआब और उसका जो निकटवर्ती क्षेत्र हुआ करता था उसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। ठीक है, तो पंडित गंगानाथ झा अपना मत व्यक्त करते हैं और ये बताते हैं कि आर्य आए ब्रह्मर्षि देश से। कश्मीर तथा हिमालय प्रदेश, डॉक्टर LD कल्ला, इनका ये मानना था कि आर्य जो भारत में आए वो या तो कश्मीर से आए होंगे या तो हिमालय प्रदेश से आए होंगे। ठीक है, देविका प्रदेश, ये कहना है DS त्रिवेदी का। देविका ये ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। ठीक है, पाकिस्तान के मुल्तान से होकर के निकलती है। तो देविका प्रदेश यानी कि देविका नदी का जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, तो DS त्रिवेदी ने वो माना कि वो आर्य वहाँ से आए थे। 2 नाम उसके नीचे आ रहा है, विशेष तौर पर ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। एक 5 नंबर तिब्बत, किसने ऐसा कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती और एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं पार्टीजर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर ने ऐसा कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से किस विद्वान ने ऐसा कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे? तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वैसे ही एक और माननीय हस्ती हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनका ये मानना था कि आर्य आए उत्तरी ध्रुव से। इसके पीछे रीजन ये था कि आर्य जब आए तो वो गोरे रंग के थे और भारत में जो रंग था वो था गेहुआ या सांवला। तो इस वजह से इन्होंने अनुमान लगाया कि जो व्यक्ति ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो अमूमन गोरे होते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो उस समय थे ना। तो इन्होंने एक किताब लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, इस किताब में ही इन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, हर्ट और पेनका, ये 2 इतिहासकार हैं जो ऐसा बताते हैं कि आर्य जर्मनी से आए। ठीक है, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, इन्होंने बताया कि दक्षिण रूस, जहाँ आज यूक्रेन है, तो वहाँ से आर्य जो है भारत में आए थे। तो ये सारे मत ऐसे हैं कि इस पर एक मत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन एक मत यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य एशिया या बैक्ट्रिया। ठीक है, तो मध्य एशिया कह लें या बैक्ट्रिया कह लें, यानी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर और रूस के नीचे का जो हिस्सा है वो है मध्य एशिया, जहाँ आज है ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश जहाँ हमको मिलते हैं वहीं वो हिस्सा है मध्य एशिया का। और ये ध्यान रख लेना है कि मैक्स मूलर वो जर्मन विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि आर्य मध्य एशिया या बैक्ट्रिया से आए, और यही मत सबसे अधिक मान्य है। ठीक है, और आर्यों के संदर्भ में अभिलेखी साक्ष्य जो हमको मिलता है, तो मध्य एशिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है एशिया का पश्चिमी क्षेत्र, तो वहाँ से हमको एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख का नाम है बोगस कोई का अभिलेख, और इस अभिलेख की तिथि है 1400 ईसा पूर्व। तो आर्यों के संदर्भ में बताने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है भोगज कोई का अभिलेख। कई बार क्वेश्चन पूछता है, 3 ही पॉइंट में है, पूरा समझ लेंगे क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
तो भूगजकोई का अभिलेख डेट देखा जाए तो 1400 ईसा पूर्व हमको मिला कहाँ से, तो एशिया माइनर या पश्चिम एशिया। तो ध्यान रखना है कि जहाँ आज तुर्की है ना, तो वो जो तुर्की वाला पूरा क्षेत्र है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एशिया माइनर या पश्चिम एशिया। वहाँ से ये प्राप्त हुआ जो आर्य संस्कृति का प्राचीनतम प्रमाण है। ठीक है, यानी भूगजकोई अभिलेख वो अभिलेख है जिससे आर्य संस्कृति के बारे में हमको पहली जानकारी मिलती है। तो इसलिए जो मैक्स मूलर ने जैसा कहा कि मध्य एशिया में बैक्टीरिया, तो ऐसा माना गया कि आर्य मध्य एशिया या उसके आसपास के क्षेत्र से ही भारत आए होंगे। दूसरा इसमें यह समझना है कि इस अभिलेख में 2 कबीलों का जिक्र है। तो आर्य जब भारत आए तो वो भी कबीलों में बटे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 कबीलों का जिक्र है, एक है खत्ती और एक है मितन्नी। ठीक है, तो इन 2 कबीलों के बीच एक संधि होती है और उस संधि के तहत उस संधि की शर्तों की रक्षा करने के लिए 4 वैदिक देवताओं को साक्षी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी अभिलेख में खत्ती और मितन्नी नामक 2 कबीलों के बीच एक संधि का उल्लेख है और इस अभिलेख में संधि की शर्तों की रक्षा करने के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य, और नाशत्य को ही हम अश्विन नाम से भी जानते हैं, ये ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं। ठीक है, तो इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य यानी अश्विन देवताओं को साक्षी बनाया गया। तो जो देवताओं के नामकरण हम देख रहे हैं, तो इसी आधार पर यह अनुमान लगा कि आर्य आए मध्य एशिया से और मध्य एशिया के आसपास यानी कि पश्चिम एशिया के क्षेत्र से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आर्यों के संदर्भ में सबसे प्राचीनतम अभिलेख, तो अपना यही अभिलेख है भूगजकोई का अभिलेख। कहाँ से मिला, एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया। और वर्तमान अगर देखें तो तुर्की, डेट 1400 ईसा पूर्व, 2 कबीले खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख करता है ये अभिलेख। और इस अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक देवताएं का जिक्र है, इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य या अश्विन। तो इन 4 देवताओं को साक्षी बनाया गया। अपना याद करिए, जैसे आप लोग कसम खाते थे तो कसम तो ऐसा नहीं खा लेते थे, तो एक नाम दिया जाता था कि चलो अपने भाई की कसम खा लो, अपनी बहन की कसम खा लो, अपने माँ की कसम खा लो, तो वो क्या हुआ, तो वो है साक्षी। तो वैसे यहाँ 4 देवताओं को साक्षी बनाया गया इस कबीले की संधि के लिए कि इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य को साक्षी मान करके हम ये संधि करते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा है वहाँ पे। अब ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो केवल ऋग्वेद ही वो ग्रंथ है जो हमको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताता है, इसलिए पूरे काल का नाम रख दिया गया ऋग्वैदिक काल। दूसरे शब्दों में कह लें तो पूर्व वैदिक काल। ठीक है, अब देखते हैं इस संदर्भ में कि जब आर्य भारत में आए तो वो सबसे पहले कहाँ आए, कहाँ बसे, ऋग्वैदिक आर्यों को कितना क्षेत्र ज्ञात था। तो मैं अभी भी समझा दूं कि ये जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं ना, तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, एक तो ऋग्वैदिक आर्य ध्यान में रखना होगा और एक उत्तर वैदिक आर्य। तो दोनों को अलग अलग करके पढ़ना होगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। तो पहले हम ऋग्वैदिक आर्य देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक आर्य। तो ऋग्वैदिक आर्य आएंगे, भारत में बसेंगे, यानी कि अपनी जड़ें स्थापित करेंगे, फिर धीरे धीरे वो विकास होगा। ठीक है, तो आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी, क्षेत्र क्या था, कहाँ वो आए। तो ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख मिला है वहाँ ये ध्यान रख लेना है कि जैसे मैंने कुछ नदियों के नाम यहाँ लिखे हैं, तो जो नाम लिखा हुआ है वो उस समय का जो ऋग्वेद में नाम दिया हुआ है वो नाम है, लेकिन जो ब्रैकेट में मैंने नाम लिखा है वो है आधुनिक नाम। याद रहेगा ना, जितने ब्रैकेट वाले नाम हैं वो आधुनिक नाम है और जो नंबर के पास लिखा हुआ है वो ऋग्वेद में जो नाम दिया गया है वो नाम है। ये 7, 4, 11 नदियां हैं। इन 11 नदियों का जहाँ जहाँ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया है वो आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कोई भी नदी उठा लिया, जैसे गोमल किस नदी का आधुनिक नाम है। ठीक है, जैसे पूछ लिया गोमती नदी का आधुनिक नाम, तो अपनी ये लखनऊ वाली गोमती नहीं, किस गोमती की बात कर रहा है, जो अफगानिस्तान में बहती थी। तो अब यहाँ हर एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। जैसे क्या ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसी हेडिंग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 नदियां कौन कौन सी हैं। पहली कुभा, ऋग्वैदिक नाम। आज हम इस नदी को किस नाम से जानते हैं,
काबुल नाम से, दूसरी कुरुमु, आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, कुर्रम, तीसरी गोमती, आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, गोमल, चौथी सुवास्तु, और आज हम इस नदी को जानते हैं स्वात नाम से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इनमें से दो नदियों के बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो नदियाँ पूरब की तरफ प्रवाहित हो रही हैं और दो नदियाँ पश्चिम की तरफ। तो ये अपना आंसर होगा अगर ये पूछे कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है और उन 4 नदियों में से कौन सी 2 नदियां हैं जो पश्चिम में प्रभावित होती थी, पश्चिम में प्रवाहित होती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुभा, कुरुमु या काबुल, कुर्रम। समझ में आ गया, अफगानिस्तान की 4 नदियां जिसमें से ये 2 पश्चिम की ओर प्रवाहित होती थी। ठीक है, अब ऋग्वेद में ही सप्त सैंधव प्रदेश की चर्चा मिलती है, क्योंकि जब भी आएंगे तो बिना पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुए भारत नहीं आ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये आए तो उन्हीं क्षेत्र में पहुंचे जहां हड़प्पा सभ्यता थी। तो इसी वजह से कुछ इतिहासकारों ने ये मान लिया कि आर्य आए होंगे और हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिए होंगे, लेकिन बाद में इस मत का खंडन हो गया कि नहीं, आर्यों ने इस सभ्यता का विनाश नहीं किया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में ही इस सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी बताऊंगा कुछ नदियों के बारे में, लेकिन जब ये सप्त सैंधव प्रदेश जुड़ेगा ना, तो 7 नदियों के क्षेत्र की वजह से ही इसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा गया। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश की कितनी नदियाँ, 7। यहाँ भी हमें वही ध्यान रखना है, 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु और सरस्वती। हाँ, सरस्वती का वर्तमान नाम घग्गर, ऐसा हमने हड़प्पा में बताया था, याद है ना। तो सरस्वती का वर्तमान नाम घग्गर। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जो नाम दिया गया है वो शतुद्री, जो आज की है सतलज। ऋग्वेद में नाम दिया गया है विपाशा, जो आज की है ब्यास। वैसे ही ऋग्वेद में नाम दिया गया है परुषणी, आज की है वो रावी नदी। वैसे ही वितस्ता, आज की झेलम, अश्किन, आज की चेनाब। तो जितनी ऐसी नदियां हैं जहां हमने नदियों के बारे में ये देखा कि ऋग्वेद में कुछ और नाम दिया गया है और आज उनका और नाम हम जानते हैं, तो वो हमको याद होना चाहिए। जैसा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस ऋग्वैदिक नदी को अश्किन नाम से जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा चेनाब। ऐसे पूछ सकता है कि रावी का ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख किया गया है, आंसर हो जाएगा परुषणी। तो यहाँ नोट्स बनाते समय बहुत सावधानी रखिएगा, हर नदी ब्रैकेट में जो नाम है वो आधुनिक नाम और ब्रैकेट के पहले वाला ऋग्वेद में दिया गया नाम। ठीक है, अब इसके हिसाब से 4 नदियां अफगानिस्तान की, 7 नदियां सप्त सैंधव प्रदेश की। ठीक, तो इस हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्य जब भारत आए होंगे तो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे, क्योंकि अफगानिस्तान की 4 नदियां और पंजाब की तरफ की सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास। ठीक है, तो इससे हम पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले जब ऋग्वैदिक आर्य आए होंगे तो भारत के उसी क्षेत्र में बसे होंगे जहां ये नदियां प्रवाहित होती थी। तो ध्यान रखना है कि पंजाब का मतलब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक है, अपने भारत वाला अभी नहीं, तो पाकिस्तान वाला पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र। ठीक, अभी ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में ही गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है, केवल और केवल 1 बार। ठीक है, यमुना नदी का 3 बार। अब आर्यों की स्थिति के हिसाब से देखें तो अगर मैप में हम देखें तो आर्य पश्चिम से आ रहे हैं, तो पश्चिम से आ रहे हैं तो पहले यमुना पड़ेगी, उसके बाद गंगा पड़ेगी। तो यानी यमुना का आर्यों को ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने उसका उल्लेख 3 बार किया ऋग्वेद में, और गंगा उसके बाद पड़ती थी, तो गंगा का उल्लेख केवल मिलता है हमको 1 बार। तो ये भी सीधा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार, आंसर हो जाएगा 1 बार। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार, आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, अब ऋग्वेद का एक 9वां मंडल है और 9वें मंडल में हिमालय की एक चोटी मूजवंत। ठीक, तो मूजवंत का उल्लेख है और ये मूजवंत हिमालय में है। अगर कभी पूछ ले किधर, तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम लोग लगा नहीं पाते हैं एग्जाम में। पश्चिमी हिमालय,
मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि वो पश्चिम से आ रहे हैं, लेकिन अगर बिना बताइए क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि मुजबंद की चोटी हिमालय के किस, जहाँ से आर्य सोमरस प्राप्त करते थे, हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उस क्लासरूम में बैठा हुआ जो 24 परीक्षार्थी या 28 परीक्षार्थी होते हैं ना, तो उसमें से 3 या 4 ही ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो फिर वो सोचने लग जाते कहाँ रही होगी ये चोटी। जबकि कनेक्ट कहाँ से करना था कि आर्य किधर से आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं ना भारत में, तो पश्चिम से आ रहे हैं तो सबसे पहले पहुँचेंगे किस हिमालय पे, पश्चिमी हिमालय पे। समझ गए? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल हिमालय की एक चोटी का वर्णन है, उस चोटी का नाम है मोजवन, और वहाँ से उनको मिलता क्या था, क्यों वर्णन किया गया, क्योंकि वहाँ से आर्यों को मिलता था सोमरस। सोमरस क्या है, एक मादक पेय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मोजवन चोटी का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जब चर्चा आ गई तो बता देते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है, सोमरस वो किस चोटी से प्राप्त करते थे, तो मोजवन। सोमरस किस श्रेणी से प्राप्त करते थे, क्वेश्चन बदल दे, विंध्य श्रेणी, हिमालय श्रेणी, ऐसे करके ऑप्शन बना ले तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी। ठीक, कुछ है नहीं, सारी चीज़ें वही हैं, बस जब चाहा जाए तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से अरेंज किया जा सकता है, या क्वेश्चन बनाने वाला जब चाहे तो किसी छोटी चीज़ को घुमा सकता है। हमारा काम है कि जब वो हमको उलझाना चाहे तो हम उसमें से निकल जाए। ठीक है, तो कब आप निकल पाएंगे, जब इस तरीके से, इस सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ेंगे तभी निकल पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कोई रस्सी आपने बांधी है, कितनी गांठ लगाई है, किस तरीके से लगाई है, वो आप ही को पता होगा। अभी वही रस्सी 10 गांठ लगा के किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए खोलने के लिए जो ना देखा हो गांठ लगाते समय, तो क्या होगा, तो वो खोल तो लेगा लेकिन अच्छा खासा समय बेस्ट उस पर वो लगाएगा, और जिसने वो गांठ बांधी है उसको दे दिया जाए खोलने के लिए, तो उसको तो पता है उसने कैसे बांधी है ना, तो फटाफट खोल लेगा। तो वैसे ही ये अपनी पढ़ाई भी है कंपटीशन वाली। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो छोटे छोटे एग्जाम भी आपको भारी लगेंगे। ठीक है, तो मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी उसी हिसाब से देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जैसा कि मैंने पीछे ही बता रखा था कि जब मैं हट जाया करूँ, जब स्क्रीन शॉट लेने के लिए बोला जाए तो सेटिंग पे जाइए और हाई क्वालिटी पिक्चर पे इसको जो है, हाई क्वालिटी वीडियो पे इसको सेलेक्ट करिए, और जब स्क्रीन साफ हो जाए तो वहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर से ऑटो कर दीजिए। लिखने के बाद ईयरफोन लगा के पूरा वीडियो सामने जो आपने लिखा है उसको सुनते जाइए, समझते जाइए और अपना देखते जाइए। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इतना करने के बाद जितने भी ऐसे वनडे एग्जाम है ना, वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, कुछ टेस्ट कराऊंगा तो जल्दी वो टेस्ट शुरू होंगे टेलीग्राम पर, तो वो टेस्ट और अपने ये नोट्स, तो दोनों का संगम उतना ही आनंद प्रदान करेगा, उतना ही पुण्य प्रदान करेगा जितना जो है कुंभ के मेले में मिलता है। ठीक है, अब इन नदियों को देख लिया जाए जो अफगानिस्तान वाले हैं, उन नदियों को देख लिया जाए जो सप्त सिंधु प्रदेश वाली हैं, गंगा और यमुना नदी का देख लिया जाए, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में मोजवन चोटी को देख लिया जाए। तो इन सब के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जब आए तो भारत के किस किस क्षेत्र में थे। तो ध्यान रख लेना है कि अब इनके आधार पर ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक। तो गंगा के पश्चिमी तट को समझना ऐसे है कि गंगा हिमालय से इस तरीके से निकलती है, फिर ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो अब इनके कहने का मतलब है कि गंगा जहाँ से निकली है, अब पूरे भारत के मैप में देखें तो ये हिस्सा हो जाएगा गंगा का पूर्वी तट और ये हिस्सा हो जाएगा गंगा का पश्चिमी तट। ठीक है, यानी कि हम दाएं बाएं अगर देखते, गंगा का दाहिना हिस्सा पश्चिमी तट और गंगा का बायां हिस्सा पूर्वी तट। ठीक है, तो उसी एंगल से इसको देखना है। तो आर्य गंगा को पार नहीं किए। ठीक, अगर गंगा को पार कर लेते तो कुछ और जगहों का जिक्र करते, या गंगा का 1-2 बार और जिक्र कर लेते, लेकिन कितनी बार वो जिक्र कर रहे हैं, केवल 1 बार। ठीक है, गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से, हिमालय का मतलब मुँह जुवंत वाले पे आते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिमालय से दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक। राजस्थान की उत्तरी सीमा इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि राजस्थान की उत्तरी सीमा से ही जो उस क्षेत्र की पंजाब की कई नदियां हैं जो जाकर के सिंधु में मिलेंगी,
वो उसी के आसपास से होकर के गुजरेंगी, जैसे सतलज। ठीक है, तो इस वजह से इतना कहा गया। मैं 3 सेकंड के लिए हट रहा हूं, आपका काम है अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बनाना। हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने क्या देखा, गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। आगे वैदिक संहिताओं में, जैसे वैदिक संहिताओं का नाम लिया गया यानी कि 4 वेद, तो 4 वेदों में अगर मिला लिया जाए कुल, तो चारों वेदों में मिला करके 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी 4 वेदों में 31 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन अगर केवल ऋग्वेद की बात करें, केवल ऋग्वेद की बात करें तो हमें वहां पे मिलती हैं केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ठीक, यहाँ पे एक और टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, यानी कि वो मंत्र जो नदियों के लिए बनाए गए हैं, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। तो ये 3 चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। पहली ये कि वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 31। दूसरी, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 25। और वहीं अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो तीसरा पॉइंट ये है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा 21 यानी 21। और 2 पॉइंट और यहीं से बनेंगे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी कौन सी ऐसी नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक किया गया है, तो वो आंसर हो जाएगा अपना सिंधु नदी। और अगला पॉइंट जो बन रहा है इसमें वो ये है कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, सबसे अधिक नदी का वर्णन सिंधु नदी और सबसे पवित्र नदी उनकी थी वो थी सरस्वती। समझ में आया? ये 5 पॉइंट हैं विशेष तौर पर ध्यान रखने नदियों से, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य हमको क्या मिले, किसके आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता को इससे अलग किया। ठीक है, तो वो अगर देखा जाए तो पहला जो है वो हमारा है काले एवं लाल मृदभांड। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद ये सभ्यता आई, तो जाहिर सी बात है अगर हड़प्पा सभ्यता में मान लेते हैं कि इंसान खत्म हो गए लेकिन उनके सामान तो पड़े रहे होंगे, तो उसी हिसाब से लाल मृदभांड भी हमको यहाँ पे मिलते हैं। और लाल के साथ साथ अब एक और मृदभांड हमको मिल रहा है काला। तो जहाँ एक साथ दोनों मिले, काले और लाल मृदभांड, तो ये मान लिया गया कि वो ऋग्वैदिक कालीन थे। साथ ही साथ अब कांसे के उपकरण हमको नहीं मिल रहे हैं, तांबे के, ताम्रपुंज का मतलब कि तांबे के उपकरणों के ढेर। ठीक है, वो मिल रहा है। और तीसरा, गंगा यमुना दोआब में क्या देखा गया, यहाँ एक अलग तरीके का बर्तन मिल रहा है सेम समय पे। जहाँ पश्चिम क्षेत्र में काले और लाल मृदभांड मिल रहे हैं, वहीं गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में गेरुवर्णी मतलब गेरुए के कलर के मृदभांड हमको मिल रहा है। तो ये 3 पुरातात्विक साक्ष्य हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अगला, वो ऋग्वैदिक संस्कृति। तो ऋग्वैदिक संस्कृति में आज हम एक देखेंगे राजनीतिक संगठन, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें देखेंगे। ऐसा इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरियत होगी और हमको भी बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो राजनीतिक संगठन आज देख लेते हैं, ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं, ऋग्वैदिक कालीन खान पान, वस्त्र, आभूषण, धर्म, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, ये सारी चीज़ें समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो समस्या ये है कि अभी जो लोग गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि क्वेश्चन भले ही चैप्टर से एक आए लेकिन कहाँ से आएगा वो तो समझ में आता नहीं है, वो कहाँ से पूछा जाएगा। इसलिए पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा होना चाहिए। एक बार पढ़ा रहेगा तो क्वेश्चन देखते ही दिमाग कहीं ना कहीं एक बार स्ट्राइक जरूर करेगा कि हाँ यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब राजनीतिक संगठन पे आते हैं। तो इनका राजनीतिक संगठन क्या था, पहले तो मैं बता दूं कि आर्य जब आए तो यहाँ भी कुछ लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई जनता ही नहीं है, जन विहीन नहीं है ये क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ के निवासियों को आर्यों ने दस्यु कहा। ठीक, और आर्य जब आए तो ये ध्यान रखना है कि आर्य जनों में विभाजित थे। यहीं से एक एक पॉइंट समझिएगा कि आर्य जनों में विभाजित थे, और जनों का मतलब अगर देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कबीला। ठीक है, तो आज जो कबीले हुआ करते हैं, अगर उनकी परंपरा में देखा जाए तो ये कबीले वाले एक जगह कहीं रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं, अस्थायी जीवन नहीं रहता। वैसा ही आर्यों का भी जीवन था। आर्य कबीले में विभाजित थे और एक जगह नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, चलते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही जनों में विभाजित थे यानी कबीलों में विभाजित थे। अब जन का प्रधान जो होता था वो राजन कहलाता था।
ठीक है, दो नाम हमको मिलते हैं, एक जन के प्रधान को राजन कहा गया है और वहीं राजा को जन का प्रमुख या जनस्य गोपा कहा गया है। तो ऑप्शन देखना होगा कि कैसा बना हुआ है, उस हिसाब से अपना आंसर होगा। जन का प्रमुख जनस्य गोपा भी हो सकता है, जन का प्रधान राजन। क्वेश्चन पूछते समय अगर ऐसा पूछे तो ये डिफरेंस रखना होगा। अगर जन का प्रधान पूछा तो राजन, और जन का प्रमुख पूछा, राजा को जन का प्रमुख या जनस्य गोपा कहा जाता था, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब राजा था तो कैसा था, जैसा आज राजतंत्र होता है या जैसा लोकतंत्र होता है। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि ऋग्वैदिक संस्कृति जो थी वो थोड़ी थोड़ी जो है गणतंत्रीय व्यवस्था या लोकतंत्रीय व्यवस्था से मिलती जुलती थी। यानी राजा का होता था चुनाव, तो कबीलाई व्यवस्था भी है। ठीक, और दूसरी ध्यान रखना कि अभी टैक्स की शुरुआत नहीं हुई है। जैसे ही टैक्स की शुरुआत हुई वैसे ही राजा वाली स्थिति बदल गई और गणतंत्र या प्रजातंत्र से वो हो गया राजतंत्र। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि राजा पर नियंत्रण कौन रखता था। तो दो संस्थाएं हैं ऋग्वैदिक कालीन, सभा और समिति। तीन संस्थाएं मिलेंगी हमको, सभा, समिति और विदत। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि राजा पर नियंत्रण रखने वाली जो संस्थाएं हैं वो सभा और समिति। ठीक है, आगे ध्यान रखना है फिर ऋग्वेद तीन सभा मैंने बोला, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन सभा कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो थी विदत। ठीक है, सभा, समिति और विदत, ये तीन संस्थाएं थी पूरे प्रशासन को चलाने के लिए। तो सबसे प्राचीन थी विदत और सभा समिति उसके बाद थी, लेकिन राजा पर पूर्ण नियंत्रण रखने का काम कौन करती थी, सभा और समिति। या ये कह सकते हैं कि राजा का चुनाव कौन करता था, सभा और समिति। ठीक है, लेकिन सभा और समिति में भी अगर देखा जाए तो समिति का राजा के चुनाव में प्रमुख योगदान होता था। ठीक है, तो सभा और समिति राजा पर नियंत्रण कर रखती थी, राजा का चुनाव करती थी, लेकिन सबसे प्रमुख कौन थी, समिति। अगर पूछे कि राजा का चुनाव कौन करता था तो आंसर क्या हो जाएगा, समिति। समिति के प्रमुख को क्या कहते थे, तो समिति का प्रमुख कहलाता था ईशान। ठीक है, तो समिति के प्रमुख के लिए एक शब्द यूज किया गया है, ईशान। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक शब्द है बलि। तो बलि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, जो प्रजा द्वारा राजा को दिया गया उपहार है। राजा उनकी रक्षा करता था, उनके जानवरों की रक्षा करता था, इसके एवज में जिसके पास जो होता था वो राजा को उपहार स्वरूप दे देता था। ठीक, हाँ ये कह सकते हैं कि कर व्यवस्था की या टैक्स व्यवस्था की नींव यहीं से पड़ रही है, लेकिन पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में ही जाकर के ये कर व्यवस्था प्रचलित हुई। ठीक है, तो यहाँ ऋग्वैदिक काल में जो बलि शब्द है वो प्रजा द्वारा राजा को दिया गया स्वेच्छा से उपहार, कर नहीं, दोनों में अंतर है। उपहार यानी जो जितना हमारे पास है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उस हिसाब से हम अगले को कुछ उपहार दे दें। जैसे आप किसी की शादी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, तो जो तोहफा लेकर जाते हैं वही उपहार है। तो आपकी जितनी क्षमता उस हिसाब से आप उसको दे देते हैं। ठीक, और कर क्या है, कर राज्य द्वारा थोपा गया एक, या कह सकते हैं राज्य द्वारा वसूला जाने वाला एक निर्धारित टैक्स है जो सबको देना होगा, चाहे अमीर हो या गरीब। जैसे ये पेन, तो इस पेन, अगर ये पेन 20 रुपए की है और सरकार ने अगर ये फिक्स कर दिया कि इस पर 2 रुपए टैक्स देना है, तो जो भी इसको खरीदे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, तो वो 2 रुपए इस पर टैक्स उसको देना है, वो सीधे जाएगा सरकार के खाते में। तो ये व्यवस्था जो हम देख रहे हैं ना, आगे चल के जो कर व्यवस्था प्रचलित होगी वो मैं उत्तर वैदिक काल में समझाऊंगा। तो यहाँ जो स्वेच्छा से है उसको नाम दिया गया बलि, और उत्तर वैदिक काल आते आते यही बलि स्वेच्छा से नहीं, अब वो राजा द्वारा ली जाने लगी गई कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और हमको ये चाहिए, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी टैक्स की। ठीक है, लेकिन अभी जो हमको ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में टैक्स व्यवस्था का प्रचलन यानी कि कर व्यवस्था प्रचलित नहीं हुई थी। समझ में आ गया। अब ये जो कबीले थे कैसे विभाजित थे, जैसे आज हम क्या देखते हैं, भारत एक देश है, देश विभाजित है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में। फिर हर राज्य विभाजित है मंडलों में, मंडल विभाजित है जिलों में, जिला विभाजित है तहसीलों में, तहसील विभाजित है ब्लॉक में, और ब्लॉक विभाजित है ग्राम पंचायतों में, और ग्राम पंचायतें विभाजित है गाँव में। तो आज का ये पूरा प्रशासनिक ढांचा है जो भारत से शुरुआत होता है और गाँव पे आकर के खत्म होता है। तो गांव सबसे छोटी इकाई उस समय भी रहेगा, आज भी रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक काल के बाद तो ये व्यवस्था बनेगी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था थी
तो सबसे बड़ा क्या था? कबीला यानी कि जन। ठीक है, जन विभाजित था विश में, और विश विभाजित थे ग्राम में, ग्राम विभाजित था कुल या गृह में। ठीक है, तो सबसे बड़ा जन, जन विभाजित हो गया विश में, विश जो है वो विभाजित हो गया ग्राम में, ग्राम विभाजित हो गया कुल या गृह में। नीचे मैंने एक इक्वेशन जैसा बना दिया है, जन विभाजित है विश में, विश ग्राम में, ग्राम कुल या गृह में। तो यहाँ सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक काल में हमको मिलती है कुल या गृह। यही ध्यान में रखना है पूरे इतिहास में कि मात्र ऋग्वैदिक काल वो समय है जब सबसे छोटी इकाई, प्रशासनिक छोटी इकाई, ठीक है, वो होती है कुल या गृह। नहीं तो इसके बाद आगे हम जब आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गांव ही सबसे छोटी इकाई प्रशासन की हो जाएगा। और आज भी सबसे छोटी इकाई क्या है प्रशासन की? गांव। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में कुल शब्द जो है, कुल शब्द का प्रयोग कहीं कहीं मिलता है, यानी कि विरल ही है। तो कुल के जगह पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है गृह। ठीक है, तो अधिकतर हमको जो शब्द मिलता है गृह शब्द मिलता है कुल की जगह पर, और कहीं कहीं कुल का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि चार चीजें आई, तो वहां भी देख लेना। जन का प्रमुख हमने देखा ही, चाहे हम उसको राजन कह लें, चाहे राजा कह लें, चाहे जनस्य गोपा कह लें। ठीक, लेकिन विश का प्रमुख विशपति कहलाता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल का प्रमुख कुलप, और गृह का प्रमुख गृहपति। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, एक आपके सामने रखेंगे कि गृह के प्रमुख को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? तो गृहपति। कुल के प्रमुख को कुलप, विश के प्रमुख को विशपति, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी। ठीक है, समझ में आया? तो ये आंसर हमको देना होता है। अब ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया, विश शब्द का प्रयोग 170 बार मिलता है, विदत शब्द का प्रयोग 122 बार मिलता है, समिति शब्द का प्रयोग 9 बार मिलता है, और सभा शब्द का प्रयोग 8 बार मिलता है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है ना कि जो चीज़ें उनके लिए सबसे जरूरी थी उनका उल्लेख उन्होंने ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया है, जो उनके लिए कम जरूरी थी उनका उल्लेख कम बार हुआ है। जैसे गंगा नदी को बहुत कम जानते थे इसलिए एक बार, यमुना तक वो पहुँचे थे, यमुना के कह सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी दोनों किनारों तक वो पहुँचे, इसलिए यमुना का उल्लेख उन्होंने 3 बार कर दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो क्षेत्र उसमें काफ़ी हरा भरा था, जंगली क्षेत्र था, इसलिए उसके आगे बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो इसलिए ऋग्वैदिक कार्य वहीं तक अपना प्रयोग करते हैं, और ऋग्वेद में गंगा की चर्चा वो 1 बार कर देते हैं और यमुना की चर्चा 3 बार। ये हमको याद रखना होगा कि जन शब्द का प्रयोग 275 बार, जो सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से समिति शब्द का प्रयोग, और सभा शब्द का प्रयोग, और विदत का प्रयोग। ठीक है, तो ये 3 राजनीतिक संस्थाएं हैं ऋग्वैदिक कालीन लोगों की, विदत, समिति और सभा। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब ऋग्वैदिक काल में जो सबसे चर्चा में रहता है ना वो है 10 राज युद्ध। पूरे भारत का, जब से भारत बना तब से आज तक का लड़ा गया पहला युद्ध, या भारत के संदर्भ में लड़ा गया पहला युद्ध। भारत में जो युद्धों की शुरुआत होती है इसी युद्ध से शुरुआत होती है, 10 राज युद्ध से। मैंने अपने हिसाब से इसको 6 पॉइंट में क्लियर किया है, वो आपको समझ लेना है। इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो भरत वंश या तृत्सु वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों के राजाओं की संयुक्त सेनाओं के बीच। अभी हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले राजनीतिक संगठन में कि आर्य जनों में विभाजित थे, तो अकेले एक कबीला तो रहा नहीं होगा, तो कई कबीले थे। तो एक कबीला था भरत वंश का जिसके राजा थे सुदास, और ऐसा माना जाता है कि अपने देश का नाम जो भारत पड़ा वो ये भरत वंश की वजह से ही अपने देश का नाम भारत रखा गया। ठीक है, भारत के पीछे कई कहानी है, जैसे इस समय चर्चा में चल रहा है भारत और इंडिया, आप लोग भी देख रहे होंगे, तो किसी दिन और अच्छे से इसी इतिहास के ही क्लास में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ जो भरत है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भरत वंश है ऋग्वैदिक काल का, या भरत जन जो है, इसी भरत जन के नाम पे ही देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन अब ये ध्यान रखना 10 राज युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो भरत वंश, और भरत वंश का दूसरा नाम जो है वो है तृत्सु वंश के राजा सुदास और 10 जनों के राजाओं की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। और ये 10 जन जो थे वो थे पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रुहा, अलिन, पक्त, भालानश,
विषाणी और शिव या शिवी। ठीक है, तो ये 10 जनों की संयुक्त सेना थी और भरत की सुदास की अकेली सेना। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो परुशड़ी या, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था परुशड़ी को हमने क्या नाम दिया था, रावी। आज हम उसी नदी को रावी नाम से जानते हैं। तो परुशड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। जीता कौन, तो राजा सुदास की विजय हुई। और जब राजा सुदास की विजय हुई तो ऐसा माना जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन जितने भी कबीले थे उसमें सुदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि अकेले व्यक्ति उसने 10 राजाओं के 10 जनों के समूह को हरा दिया। ठीक है, इसका तात्कालीन कारण क्या था, क्यों युद्ध ये लड़ा गया, तो मामला ये था कि सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। तो सुदास ने किसी भी कारण से विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। ठीक है, तो जब वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया तो विश्वामित्र को अच्छा नहीं लगा और वो अन्य जनों के पास गए और एक संगठन बनाया 10 जनों का और सुदास के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये इस युद्ध की पूरी कहानी रही। और अब इतिहासकारों का मानना है कि एक अन्य कारण भी हो सकता है कि सुदास द्वारा राज्य विस्तार। ठीक है, क्योंकि हर आदमी अपनी प्रगति करना चाहता है, तो हो सकता है सुदास भी प्रगति करना चाहते हो। तो एक और कारण दिया जाता है कि राज्य विस्तार, सुदास अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा। तो इतना क्लियर होना चाहिए 10 राज युद्ध के संदर्भ में कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 राज, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध भरत वंश या त्रित्सु वंश के राजा सुदास और 10 जनों के सम्मिलित सेना के बीच लड़ा गया। जिस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया वो थी परुशड़ी यानी आज की रावी। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा देना और वशिष्ठ को पुरोहित बना देना। ठीक है, तो ये इस युद्ध की एक सारांश है 6 लाइन में, इतना ही तैयार करना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें इसमें तो राजा के पदाधिकारी। राजा तो है ही है या जन का प्रमुख, जनस्य गोपा तो है ही है, तो अकेले तो कोई काम कर नहीं सकता। तो इसके साथ साथ कौन कौन थे, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले पुरोहित। पुरोहित का काम यह था कि राजा की जीत की कामना करना, राजा के स्वस्थ रहने की कामना करना, उसके संदर्भ में जो भी वो पूजा पाठ करना चाहता हो उसकी तरफ से करना। तो पुरोहित। अगला जो पदाधिकारी था वो था सेनानी, अगला ग्रामणी, सूत, रथ हाँकने वाला। रथ हाँकने वालों के लिए जो शब्द यूज किया गया है प्राचीन ग्रंथों में वो है सूत, और इसका उदाहरण मिलता है महाभारत से, जब कर्ण को पांडवों द्वारा सूत पुत्र कह करके उसको अपमानित किया जाता है, यानी क्योंकि कर्ण के पिता जो थे वो रथ चलाते थे। ठीक है, तो इसलिए सूत रथ हाँकने वाला, रथकार रथ बनाने वाला, और कर्मरा। कर्मरा वो व्यक्ति है यहाँ पे जो धातु कर्मी है। धातु कर्मी का मतलब जो धातु के बर्तन बनाता हो या धातु की अन्य चीजें बनाता रहा हो। ठीक है, ये तो प्रमुख थे और इन्हीं को सेनानी, ग्रामणी, सूत, रथकार और कर्मरा, ठीक है, और कहीं कहीं इनको सम्मिलित कर दिया गया है, सूत रथकार, सूत को और रथकार को। ठीक है, तो सेनानी, ग्रामणी, सूत या रथकार और कर्मरा, इनको सम्मिलित रूप से ऋग्वैदिक काल में एक नाम दिया गया है रत्निन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आजकल वो बना रहे हैं कि इनमें से कौन रत्निन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 आपको ध्यान रखना है, सेनानी, ग्रामणी, सूत या रथकार और कर्मरा। एक इसमें से कोई दिया होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ पदाधिकारियों की चर्चा हमको मिलती है ऋग्वेद में। एक है पूरब, जिसको कहा गया है दुर्गपति, यानी दुर्ग का रखवाला कह सकते हैं, दुर्ग को संभालने वाला कह सकते हैं। अस्पर्श, गुप्तचर, ये ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन क्या बनाएंगे, क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में अस्पर्श कौन थे। ठीक है, तो हमें अगर पता है कि अस्पर्श को क्या कहा गया, गुप्तचर, और दूत, राजा के दूत होते थे, यानी कह सकते हैं संदेशवाहक, या राजा तक कोई भी संदेश, गुप्त संदेश पहुंचाने वाले, उनको दूत कहा गया। ठीक है, अब सेना थी या नहीं ये भी ध्यान रखना है। अब जन थे, अभी हमने देखा कि एक युद्ध भी हो गया 10 राज युद्ध, तो सेना थी कि नहीं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि सेना थी लेकिन नियमित सेना नहीं थी। ठीक है, नियमित सेना नहीं थी, यानी कि एक अस्थाई सेना नहीं थी, अस्थाई सेना हुआ करती थी। जब कभी भी युद्ध हुआ करता था, यानी जरूरत पड़ने पर एक अस्थाई सेना, और वहीं पे इसको कहा गया है नागरिक सेना। ठीक है, ऋग्वेद में
अस्थायी सेना यानी नागरिक सेना बना ली जाती थी, जिसे क्या कहा जाता है, ऐसी अस्थायी सेना के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो है मिलिशिया। ठीक है, एक अस्थायी सेना या नागरिक सेना, उसके लिए जो शब्द हम यूज करेंगे, मिलिशिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना नहीं थी, यानी नियमित सेना नहीं थी। हाँ, युद्ध के अवसर पर या जरूरत पड़ने पर एक अस्थायी सेना बना ली जाती थी, जिसको हम नागरिक सेना भी कह सकते हैं, जिसे मिलिशिया कहा जाता था। युद्ध समाप्त होता था, सेना समाप्त हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसी ऋग्वेद में कुछ नाम दिए गए हैं, उनका अर्थ हमें जानना है। अब लड़ाई तो हो रही है ना, तो अस्त्र शस्त्र भी होंगे। अब उनको ऋग्वेद में क्या कहा गया, जैसे ऋग्वेद में कहा गया कर्णयोनि, तो कर्णयोनि को आज अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहा जाएगा, धनुष बाण। ठीक है, वैसे ही निशंग, आज हम देखें तो तरकश, श्यूत व्यूत, कवच। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जो भी ऐसी ऐतिहासिक फिल्में होती हैं, लड़ाई से पहले लोहे का एक वस्त्र धारण कर लेते हैं आगे वो, तो वो है कवच। शिप्रा, शिरस्त्राण, सर के ऊपर जो लोहे की टोपी लगाई जाती है, उसी को यहाँ कहा गया शिप्रा, शिरस्त्राण। परतला, भाला। ठीक है, तो इनका प्रयोग वो युद्धों में करते थे, जिनका वर्णन हमको ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद का नाम मैंने वहाँ लिखा है, और आज हम उसको जिस नाम से जानते हैं उसको हमने लिखा है ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये ऋग्वेद को हम 2 पार्ट में इसलिए बना रहे हैं कि आपको समझने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो। अब करना ये कि पहले नोट्स बना लेनी है, फिर समझना है। रीजन ये है कि ये 2 चैप्टर जो है ना, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये आज के भारत के निर्माण की पहली ईंट है। पहली ईंट का मतलब कि चाहे हम प्रशासनिक व्यवस्था देख लें, चाहे धार्मिक व्यवस्था देख लें, चाहे आर्थिक व्यवस्था देख लें, चाहे सामाजिक व्यवस्था देख लें, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और यहीं से आगे जैसे जैसे इतिहास बढ़ता है, हम ये देखते हैं कि किस काल में क्या क्या परिवर्तन आया। तो पूरा इतिहास ही निरंतरता और परिवर्तन पर आधारित होता है। समय तो कभी रुक नहीं सकता, तो वो हो गई निरंतरता। और उस निरंतरता के साथ इतिहास में जो जो परिवर्तन होते जाते हैं, वही एक इतिहासकार ध्यान में रखता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि परिवर्तन के साथ साथ, निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन के तत्वों को भी हमको देखते रहना होगा कि कहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए पहले हमें एक नींव तो चाहिए। तो ये ऋग्वैदिक काल वही नींव है। आज के समाज की पहली सीढ़ी, जैसे हमने राजनीतिक व्यवस्था जो देखी, आज के संसद तक ये व्यवस्था जो भारत में पहुंची है, उसकी पहली ईंट है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि ये दो पार्ट में इसीलिए बना रहा हूँ कि समझने में आसानी हो। समझना होगा चैप्टर को, अगर आपने समझ के पढ़ लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ के नहीं पढ़ा तो समस्या है। ठीक है, तो जैसा समझाया गया है वैसे ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा ऋग्वेद काल का फर्स्ट पार्ट, और जल्द ही दूंगा सेकेंड पार्ट। तो बाकी हड़प्पा हो चुका, ऋग्वैदिक काल शुरू हो गया। पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, समझते जाइए। अगर ना समझ में आए तो वो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, अपने में से जो विद्यार्थी जो पेट के लिए भी जुड़े हुए हैं, आगे चल के जो समीक्षा अधिकारी भी देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो आज इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उपलब्ध होगा, और जो गंभीर हों तैयारी को लेकर के वो जुड़ जाएं। और वैसे भी हमारे चैनल से वही जुड़ा रह सकता है जो गंभीर होगा। ठीक है, तो बढ़िया से तैयार करिए, अच्छे से। अच्छा खासा टाइम है। कल एक विद्यार्थी का एक मैसेज आया था, मुझे हटाना इसलिए पड़ा कि बाकी लोग जो है उससे डीमोटिवेट ना हो जाएं कि तैयारी कैसी चल रही है। तो अगर तैयारी किसी वजह से अगर गड़बड़ हो रही है, अगर ठीक से नहीं चल पा रही है, तो ये ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में हर आदमी को 24 घंटे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा मिल गया, कोई गरीब है तो उसको कम मिल गया। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, और वो मैनेजमेंट करना होगा हमको। सारी चीज़ों को निपटा करके अपने लिए अगर हम पढ़ने के लिए समय निकाल लिए, तो वो है मैनेजमेंट। ठीक है, तो कहा जाता है ना, उत्साह के साथ पढ़िए। उत्साह के साथ, जब तक ये तो वैसे भी पढ़ाई है, वैसे नहीं मन लगता है। तो जब उत्साह लाएंगे ना कि हाँ और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तब जाके पढ़ने में मन लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया,
राजा के पदाधिकारी। अब मन में आना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी, अब सभा समिति और विदत ये कैसे काम करती रही होंगी। अब ये मन में अगर आ रहा है यानी कि दिशा सही है। ठीक है, यही है जिज्ञासा। तभी तो आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारा इंतजार करेंगे। तो जिज्ञासु बनिए, हर चीज़ जानने की इच्छा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान है। ठीक है, तो इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी जल्दी से जल्दी जोड़ डालिए। 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, यानी अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू। ठीक है, तो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना जल्दी ये होगा उतनी जल्दी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।